हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, जेएलए कॉलेज मेदिनीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एमए सेमेस्टर 4 का जो है सब्जेक्ट है हमारा EC3B और यह सब्जेक्ट का नाम है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। तो इसके अंतर्गत जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस जो हमारा था 5 यूनिट में है। और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, शुरुआत जो है इकोनॉमिक इशू से, यानी यूनिट 1 का जो है इकोनॉमिक जो है इशू क्या क्या था हमारा सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में, यानी मध्यकाल में जो है उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है उसमें क्या इकोनॉमिक इशू था। तो इस के बारे में यूनिट 1 में जो है पहला हम आज चर्चा करने जा रहे हैं लैंड सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जो इसे 5 यूनिट है, 5 यूनिट को हम बारी बारी से सभी को जो है टॉपिक विषय को लेकर जो है अलग अलग करके जो हम इस नए वीडियो के साथ जो है हर दिन मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इस तरह से मेरा ज्ञान स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा बना हुआ है चैनल, उस चैनल पर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इस तरह से हम बात जितना आप शेयर करें उतना हम जो है वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने जा रहा हूं कि मध्यकाल में जो भूमि की व्यवस्था क्या थी। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं कि भूमि व्यवस्था को जो था वह एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का जो भूमि व्यवस्था को जो जाना जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि भारत में जो है भारत जैसा देश जो है हमेशा युगों युगों से कृषि एक प्रधान देश रहा भी है। क्योंकि सल्तनत काल में जो है भूमि की जो है काश्तकारी का जो तरीका था, जो तरीका से पहले बहुत सारे ऐसे अधिक अलग नहीं था, लेकिन बल्कि यह एक वास्तव में जो है सल्तनत काल में एक भूमि व्यवस्था यानी मुस्लिम विचारधारा या पूर्व में हम देखते हैं कि प्रचलित देशी संस्थाओं का जितना भी मिश्रण थी, जो एक सामान्य रूप से जो है तुर्कों ने इस इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी जितने भी था वो सिद्धांतों को जो है अपनाया भी लोग। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारा भारत में जो है मध्यकाल में जितने भी तुर्कों लोग आए और भारत में हमें पहले से जितने भी व्यवस्था जो थी उस व्यवस्था उसमें जो है एक मिश्रित हुई और मिश्रित होकर एक जो है इन सिद्धांतों के एक इस्लामी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार जो है इसको अपनाया गया। इस प्रकार सल्तनत की जो भूमि जो व्यवस्था थी उसका आधार खराज और उस्र के रूप में था, जो जमीनों की किस्म या भूमि की जो उत्पादन कितना हो उस पर निर्भर किया करता था। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं कि भूमि की स्थिति को ठीक करने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। क्योंकि प्रशासन में भाग लेने वाले अधिकारी जो थे, तो 4 भागों में पहला हमारा था कि जो प्रशासन में भाग लेने वाले जो अधिकारी जो होते थे वह अधिकारी अख्तादार या मुक्ता कहे जाते थे और उसके रूप में जो है बटी हुई भूमि होती थी। तो दूसरा हमारा था कि खालसा भूमि जो सरकारी अधिकार में होती थी और वह भूमि जो व्यक्तियों को जो दान में दी जाती थी। तीसरा वह मिल्क वक्फ या इनाम जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। और चौथा हमारा वह भूमि था जो हिंदुओं के जो है यानी हिंदू राजाओं के जो है अधीन में जो है होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है हमारा 4 भागों के रूप में जो है ये भूमि जो है बटा हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन जो है हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने जो है भूमि की पैमाइश करवाया था। और पैमाइश कर जो थी वह बिस्वा के आधार पर जो है यह की गई थी। और सल्तनत काल में हम देखते हैं कि राजस्व पाने के आधार पर जो है भूमि से जो टैक्स लेना एक बहुत बड़ा इशू था, जो विभिन्न नामों से भी जाना गया। तो सबसे पहले जो है विभिन्न नामों से क्या क्या, जब पहला हम देखते हैं अक्ता भूमि के नाम से भी जाना गया। अक्ता या इक्ता प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी। तो अक्ता जो था क्या था, राजस्व वसूल करने वाले जो है एक प्रमुख एक माध्यम था जिसके द्वारा जो है इक्तादार यानी किसी को बनाया जाता था। इक्ता अपनी सेना का खर्च उठाते थे और साथ ही साथ इक्ता इलाके उनके इलाके में जितने भी क्षेत्र था वो अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में इक्तादार का ही उत्तरदायित्व होता था। तो इक्तादार यानी इक्ता प्रथा को प्रारंभ करने चलाने वाले जो तो इल्तुतमिश हमारे सुल्तान थे। तो उन्होंने इस शुरुआत में जो है इसकी शुरुआत की थी, इक्ता प्रथा लागू प्रणाली प्रारंभ करवाया था। इक्तादार जो है अपना ज़मीन का जो है मालिक तो नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका स्थानांतरण होते रहता था तो इस तरह से
जो है हमेशा जो है एक दूसरे को जो है स्थानांतरित जो है इक़्तिदारों को किया करता था। वह सुल्तान की स्वीकृति के बिना किसी भी ज़मीन के हिस्से को जो है अपना दावा नहीं कर सकता था। साथ ही साथ इस तरह से हम देखते हैं कि एकता जो ज़मीन होते थे उसमें सुल्तान अलाउद्दीन ने जो था अपने कर्मचारियों को जो राजस्व जमा करने का जो कार्य सौंपा गया था, वो अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने हज़ारों की संख्या में अमीन, मुतशरीफ, मुहस्सिल, गुमास्ता, ऐसे बहुत सारे ऐसे अधिकारियों की जो है नियुक्ति भी की थी। सुल्तान देखते हैं कि सुल्तान का हस्तक्षेप भी जो है धीरे धीरे इन अधिकारों पर जो है हस्तक्षेप बढ़ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि तुगलक के काल में भी देखते हैं कि अनेकों बार जो है इक्ता वसूल करने का जो है अधिकार मुक्ताओं से लेकर किसानों के हाथों में दे दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार हम फिरोज शाह तुगलक के समय में हम देखते हैं एकता जो प्रथा था वो जो आनुवांशिक कर दिया था, और यह जो था मतलब कि ऐसा कर दिया था कि किसी एक यानी सरदार की जो भूमि होती थी उसके पुत्र को ही दे दी जाती थी। इस तरह से जो है स्थिति में ज़मीन का हस्तांतरण भी धीरे धीरे जो है समाप्त हो गई। तो पहला हमारा एकता थी, दूसरा हमारा अनुदान भूमि थी। यह अनुदान भूमि के अंतर्गत देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुधारों के अंतर्गत जो क्या किए कि जहाँ तक संभव हो सका वहाँ भूमि को जो है राज्य के अंतर्गत ले लिया गया, और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी यानी प्राचीन परंपरा को जो है समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। तो इस तरह से उन्हें आदेश भी दिया था कि सभी ज़मीनें जितने भी ज़मीन है और गांव में जो मिल्क वक्फ जो इनाम या के रूप में जो दिए गए, जो अनुदान में सारी जो भूमि दी गई है उसे खालसा या सरकारी भूमि में बदल करके सरकार उसका प्रबंध स्वयं करे। तो यानी पहले जितने भी सुल्तानों ने जिस तरह से जो है मिल्क वक्फ या इनाम जिसको बोलते हैं, जो दान में जो दिया गया था, उस दान को जो है सरकारी यानी खालसा भूमि में बदलने का पूरा जो है प्रबंध करने का प्रयास किया गया। तो इस काल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो जागीरों को भी जो है इसमें हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि खालसा भूमि में जो है काफ़ी वृद्धि हुई, और इस प्रकार जिन अनुयायियों की भूमि दान में जो ली गई थी वह क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है अधिकार उन्हें सौंप दिए गए। तो शाही उदारता से क्या था कि यानी सभी वर्गों के लोगों को जो है लाभ तो हुआ, लेकिन सरकार जो था वो शेखों इत्यादि, लेकिन मोहम्मद तुगलक के समय में भी अगर हम देखते हैं तो उस काल में भी जो है मोहम्मद तुगलक के समय के काल में भी जो है पहले दिन जितने भी पहले जो दिए गए अनुदानों को पुनः प्रारंभ भी कर दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि अनुदानों को आर्थिक महत्व जो है एक सीमित था, क्योंकि इसका प्रसार क्षेत्र जो था बहुत व्यापक तो नहीं था। तो इस तरह से जो है व्यवस्था जो है की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि खालसा भूमि सल्तनत काल में क्या था कि शासन प्रबंध यानी केंद्रीय सरकार के जो है यानी अधीन था, क्योंकि लेकिन ये प्रत्येक किसान से नहीं थी, बल्कि ये चौधरी, मुकद्दम या स्थानीय राजस्व जो अधिकारी होते थे उन्हीं के माध्यम से भूमि की वसूली भी जो है किया जाता था। साथ साथ हम देखते हैं अधिकारियों द्वारा ही जो लगान वसूल करने के जो है अलावे प्रत्येक क्षेत्र में जो है एक आमिल नामक एक पदाधिकारी को जो है नियुक्त कर दिया गया था, और इस तरह से जो है वो क्या करते थे कि वो जो राजस्व जमा करके राजकोष में जमा करता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि सल्तनत काल में जो खालसा जो भूमि थी वह खालसा भूमि को काफ़ी जो है विस्तृत किया गया, और विस्तृत करके वह भूमि अधिकतर हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास जो है दोआब के क्षेत्रों में था। भूमि से संबंधित जितने भी सारी प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है के समय में हुआ था। दिल्ली के सुल्तानों की जो भूमि थी उसको कर यानी टैक्स के अलावे हम देखते हैं कि अन्य करों से भी जो है वसूल किया जाते थे, यानी अन्य करों से भी जो है आय होती थी उसे। अलाउद्दीन ने जो चारागाह और गृह कर भी लगाए थे, क्योंकि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकाल में जो है अर्थव्यवस्था का जो विकास भी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि ज़मीन के राजस्व से क्या हुआ, नगद भुगतान के कारण क्या हुआ कि किसानों को जो है अपना अपना अनाज व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से क्या था, कृषि प्रधान तो था ही, लेकिन कृषि के अलावा हम देखते हैं कि दूसरे क्षेत्र से जो है दूसरे क्षेत्र में भी जो देखते हैं कि व्यापार, लघु उद्योगों इत्यादि में जो है बहुत अधिक वृद्धि होने के बावजूद भी इस समय आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा खेती पर निर्भर था। इसमें हम यही देखते हैं कि इस काल में कि इसके अलावा यानी कृषि प्रधान होने के अलावा साथ साथ व्यापार, लघु उद्योगों में अधिक लोग संलग्न होने के बावजूद भी इस समय आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा खेती पर जो है निर्भर था इस समाज के लोग, यानी इस मध्यकाल में। समाज में हम देखते हैं कि समाज का अधिकतर वर्ग जो था खेती पर ही निर्भर था, लेकिन समाज का अधिकतर वर्ग जो अपनी आय के लिए जो है कृषि के पर आश्रित थे। किसान को जो पट्टे पर के आधार पर जो है भूमि दी जाती थी और उस पर फसल भी जो है उगाया जाता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि बदले में जो है निर्धारित जो राशि होती थी उसका भुगतान भी जो है करता था। और साथ साथ इस तरह से देखते हैं कि भूमि के मापन के लिए प्रत्येक किसान के स्वामी के पास कृषि जो भूमि होती थी, वो कृषि जो भूमि के सही क्षेत्रफल के मापन के उद्देश्य के लिए जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के नाम से जाने वाला जो मापक होता था वह 40 अंकों का जो है यानी उसका 33 जो इंच की लंबाई का होता था, जो राजकीय स्तर का प्रयोग में पहला लाए जाने वाला उस समय जो था वो 32 अंकों वाला जो शेरशाह के समय में भी लाया गया था, जो गज प्रचलन से हटा दिया गया। इससे पहले हम देखते हैं कि रस्सी के बने जरीब से जो है यानी भूमि मापन का प्रयोग किया गया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि तापमान के आने वाले जितने भी अंतर था, उसका खिंचाव जो थे आने वाले अंतर को जो है काफ़ी जो है अलग कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो था सबसे बड़ी जो थी वह हमारा व्यवस्था जो थी खिंचाव जब ज़्यादा हो गया उसका बल प्रयोग कारण सही माप नहीं दे पाता था, इसलिए अकबर भी जो था अपने बांस के जरीब से जो है भूमि की माप करवाई, जो 31 वर्ष तक भूमि मापने की 31 वर्ष तक जो भूमि के मापन की जो थी वो सिकंदरी गज के तरह ही यानी 11 अंकों के माध्यम गज का प्रयोग किया। तो इस तरह से इलाही गज कहा गया। लेकिन मुगल सम्राट हम देखते हैं मुगल सम्राट ने इस बात को समझ लिया था कि राज्य की आय में सबसे बड़ा जो है योगदान करने वाले के रूप में जो है किसानी है। और किसान के अलावा हम देखते हैं कि भूमि का जो वर्गीकरण जो किया गया वो भूमि के जो है उर्वरता के आधार पर जो है 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि ये भूमि के आधार पर जो 3 जो है हमारा पहला उत्तम, मध्यम और निम्न जो था, बाद में हम देखते हैं कि मुगल शासकों ने जो उपज के आधार पर जो है भूमि का मापन जो था वो 4 भागों में जो है बांट दिया गया। जो पोलज जो वह भूमि था जिससे 1 या 2 वर्ष जो है फसल जो है 1 या 2 फसल उपजाई जाती थी, हमेशा उसको प्रति में जो फसलों के बाद में भी कभी भी जो है उस पर यानी प्रति छोड़ दिया जाता था वो प्रति। और चाचर जो वह भूमि जो अनुपजाऊ होता था जिससे 2-3 वर्ष बिना ही रहा करता था। तो इस तरह से बंजर भूमि भी होते थे। तो बंजर भूमि की हम देखते हैं कि 2-3 साल से अधिक समय तक का जो बुआई तो नहीं होती थी, लेकिन इस तरह से तीनों श्रेणियों की जो भी होती थी वह उर्वरता के आधार पर इसकी शुरुआत किया गया। साथ साथ हम देखते हैं कि भूमि की जो भुगतान करने में भी जो किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो इसलिए किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी गाँव की जो भी बंजर थी उसे बंजर से जो है निकालने के बाद जो है भू राजस्व की गणना करने वाले जो था वह 9 भागों में विभाजित किया जाता था। और इस तरह से 9 श्रेणियों के लिए जो है फसल उत्पादन का अध्ययन 1 बीघा के आधार पर किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक मुख्य जितने भी फसल का जो है था प्रत्येक बीघा के उत्पादन का जो है 10 वर्ष के औसतन के आधार पर जो है यानी परगना के स्तर पर जो है निकाला जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर उत्पादित होने वाले जितने प्रति बीघा जो होती थी यानी 1 बीघा यानी 20 कट्ठा औसत फसल का जो है 1/3 जो उत्पादन अपने राज्य के मांग के रूप में जो है एक अस्थाई जो है कर दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में जो था मध्यकाल में या भू राजस्व में जो था कृषक जो है
बिना किसी परिवर्तन का जो था 10 वर्ष जो है अदा करता रहता था और देता भी था। इसी बीच में हम देखते हैं कि सरकारी जो कर होते थे यानी टैक्स देता था, वो प्रत्येक श्रेणी में जोत भूमि में जो है होने वाली प्रत्येक फसल के सही उत्पादन का परिगणना स्तर का था। और हम देखते हैं कि वर्ष दर जितने भी था वह हिसाब किताब लगाते रहते थे, जिससे जो है अगले 10 वर्ष की समाप्त होने के बाद जो है उसके उत्पादनों या उसकी सरकारी मांगों की सूची प्रस्तुत की जा सके। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है मध्यकाल में यानी सल्तनत काल में जो है भूमि की जो व्यवस्था थी तो सबकी और उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो है हमारा मुगल काल में भी बहुत सारी जो है भूमि व्यवस्था को लेकर जो है परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से जो है बहुत ही सराहनीय रहा हमारे भूमि की जो व्यवस्था थी। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर मैं प्रस्तुत अगले दिन करूँगा, इसलिए यही समाप्त करता हूँ।